हेलो गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग क्लास नंबर 3 में डीसी जनरेटर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आगे क्या करते हैं। इस एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए देखिए क्या कह रहा है, क्या है शंट जनरेटर। ये शंट जनरेटर नहीं होगा। शंट जनरेटर का कहाँ पे यूज किया जाता है, बैटरी चार्जिंग करना होता है तो उसके लिए किया जाता है। बी ऑप्शन है श्रेणी जनरेटर। श्रेणी जनरेटर का उपयोग बूस्टर के रूप में किया जाता है। सी दे रहा है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, विभेदक यौगिक जनरेटर। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसी का यूज किया जाता है आर्क वेल्डिंग में। क्यूमुलेटिव का इसमें नहीं किया जाता है। लंबी दूरी के लिए यदि पावर सप्लाई भेजना होता है तो उसका यूज किया जाता है, ठीक ना। ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ये सही है सी ऑप्शन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, डीसी जनरेटर में तरंग बाइंडिंग की विशेषता क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर समझेंगे इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि तरंग बाइंडिंग यानी वेव बाइंडिंग होती है और कौन सी बाइंडिंग होती है और ये कैसे होती है। एक होती है लैप बाइंडिंग, ठीक ना। जो डीसी आर्मेचर की बाइंडिंग होती है दो तरीके से हो जाती हैं, एक वेव बाइंडिंग और एक लैप बाइंडिंग में। तो जो लैप बाइंडिंग होती है वो बाइंडिंग क्या करती है, एक दूसरे पे ओवरलैप करते हुए आगे बढ़ती है। इस तरीके से एक दूसरे पे ओवरलैप करते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन वेव बाइंडिंग जो होती है वो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करती है, एक वेव की तरफ इस तरीके से आगे बढ़ती हुई चली जाती है। तो इसी के नाम पे इसका वेव बाइंडिंग पड़ गया और वो ओवरलैप कर रही है तो लैप बाइंडिंग हो गया। तो जो ये वेव बाइंडिंग होती है ये श्रेणी में से जुड़ती हुई चली जाती है, श्रेणी में। तो ये कम धारा के लिए उच्च वोल्टेज के लिए यूज की जाती है, और जो लैप बाइंडिंग होती है यो अधिक धारा के लिए कम वोल्टेज के लिए उपयुक्त होती है। तो यहाँ पे देखिए विशेषता क्या है, कम धारा कम वोल्टेज, गलत ऑप्शन है, ये नहीं सही है। बी ऑप्शन क्या कर रहा है, उच्च धारा कम वोल्टेज, गलत है, ये लैप बाइंडिंग के लिए सही है। सी क्या कह रहा है, लो करंट हाई वोल्टेज, ये ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक ना। उच्च वोल्टेज और लो करंट के लिए यूज की जाती है, हाई करंट हाई वोल्टेज के लिए नहीं। तो इसका सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, ये कह रहा है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध धारा का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे जो प्रतिरोध लगाया गया है इसका उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन देखिए इसका उद्देश्य क्या है। ये देखिए कम्यूटेटर है, ठीक ना। कम्यूटेटर के सेगमेंट कटे हैं, प्रत्येक सेगमेंट से ये आर्मेचर पे जो बाइंडिंग की गई है उसको इस तरह से जोड़ा गया है और प्रत्येक बाइंडिंग को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के माध्यम से जोड़ दिया गया है। रेजिस्टेंस के माध्यम से कम्यूटेटर को जोड़ा गया है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, तो ऑप्शन देखा जाता है नियत वोल्टेज बनाए रखने के लिए, गलत है, ये नहीं सही होगा। ये फिर क्या कह रहा है अगला ऑप्शन, शून्य स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, ये भी नहीं सही है। स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाना, ये भी नहीं सही है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये धारा की दिशा को आसानी से पलटना, मतलब एसी को डीसी में आसानी से बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्योंकि होता क्या है, यदि इसको नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे स्पार्किंग होने लगता है। तो इस स्पार्किंग से बचाने के लिए यहाँ पे एक प्रतिरोध को लगा दिया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, इसका देखिए सही आंसर कौन सा होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उद्देश्य क्या है, किस लिए ठोस पोल लगाया जाता है, क्यों नहीं पटलित करके लगाया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, तांबे के नुकसान को, कॉपर लॉसेस को कम करने के लिए, नहीं, ये कैसे होगा, ये नहीं होगा ऑप्शन इसका सही, गलत है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन क्या है, अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, ये भी नहीं सही है। अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए, सी ऑप्शन है, ये भी नहीं सही है। चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए, ठीक ना। ऐसे हमारा डीसी
जनरेटर होता है और डीसी जनरेटर में पोल इस तरह से लगे होते हैं और इसके बीच में आर्मेचर लगा होता है, ठीक ना। तो ये जो पोल होता है ये ठोस होता है, ठोस में बनाया जाता है चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। यदि पतली पत्तियों में काट देंगे तो उसमें थोड़ा सा एयर गैप होगा, रिलेक्टेंस का मान बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? जो बहुत बड़ी मशीन होती हैं, डीसी जनरेटर होती हैं, उनका जो ये योक होता है वो किसका बना होता है? तो ढलवा लोहे का नहीं बना रहेगा, छोटी मशीनों के लिए बनाया जाता है, ठीक ना। फिर सॉफ्ट आयरन दिया है, सॉफ्ट आयरन से चुंबक वगैरह सब बनाए जाते हैं, जैसे जो परमानेंट नहीं होते हैं उनको सॉफ्ट आयरन का बना दिया जाता है। एल्युमिनियम से तो बाइंडिंग वगैरह की जाती है, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक ना। डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा? रोल्ड स्टील का बनाया जाता है बड़ी क्षमता की। छोटी क्षमता की का था तो ढलवा लोहा हो जाता, ऑप्शन सही, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? देखिए स्प्लिट रिंग को क्या कहते हैं? कम्यूटेटर कहते हैं। इसी का मतलब बड़ा रूप को कम्यूटेटर कहा जाता है। स्प्लिट रिंग को नहीं, स्प्लिट रिंग जैसा ही जो इसका बड़ा रूप है उसको क्या कहेंगे? कम्यूटेटर कहा जाता है। तो का क्या कार्य है? तो क्या कार्य है? एक दिशा में आउटपुट बनाता है, ठीक ना। एक दिशा में आउटपुट बनाता है, एक दिशा में इस तरीके से डीसी आउटपुट देता है। और एसी आउटपुट कैसे मिलता है? इस तरीके से मिलता है, दोनों दिशा में मिलती है। ये एसी हो जाती है, ये डीसी हो जाए, या तो ये तो प्योर डीसी को दर्शा रहा है। एक जो होती है थोड़ी पल्सेटिंग डीसी होती है, इस तरीके से होती है, एक ही दिशा में होती है, लेकिन इसमें भी उतार चढ़ाव होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? तो किस टाइप का प्रेरित होता है गतिशील रूप में? जो हमारा डीसी जनरेटर होता है उसके आर्मेचर में, जो आर्मेचर होता है ना, उस पर बाइंडिंग की रहेगी। तो इस आर्मेचर के अंदर एसी सप्लाई उत्पन्न होती है, और जब इसके बाहर एक कम्यूटेटर इस तरह से लगा रहता है, तो जब कम्यूटेटर से पावर सप्लाई निकलती है तो ये डीसी में बदल करके पावर बाहर निकलती है, लेकिन इसके अंदर एसी ही उत्पन्न होता है डीसी जनरेटर में भी, ठीक है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। वो गतिशील रूप में क्यों है? क्योंकि आर्मेचर हमारा रोटेट कर रहा है, तो इसी में कंडक्टर है, और कंडक्टर जब रोटेट करता है और उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ कहते हैं, या डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है। यदि इसी आर्मेचर को स्थिर रख देंगे और पोल को घुमाएंगे तो जब इस कंडक्टर में विद्युत वाहक बल जनरेट होगा तो उसे क्या कहेंगे? स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, ये एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? ये फिगर में एक्स के रूप में जो चिन्हित किया गया है, इस स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो इस स्लॉट का उद्देश्य ये है कि जैसे हम लोग ये शाफ्ट मान लीजिए, इसी शाफ्ट के ऊपर क्या रहेगा? कम्यूटेटर रहेगा। तो ये कम्यूटेटर जो होता है पतली पतली पत्तियों में कटा होता है, तो यदि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है कम्यूटेटर, आर्मेचर है ये, आर्मेचर, ठीक ना। जो आर्मेचर है बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसकी जो पत्ती है वो इस तरह से काट करके बनाया जाता है, और यहाँ पे ये स्लॉट लगा दिया जाता है, स्लॉट जैसा बना दिया जाता है, जो इसमें क्या करते हैं? ले आ करके आराम से पिरो देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुंजी को ठीक तरीके से लगाने के लिए, टू फिक्स द की वे, ठीक ना, फिक्स करने के लिए इसको ऐसा बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या होता है? डीसी जनरेटर हो गया ये, उसका डीसी जनरेटर का ये योक हो गया, इस योक पे ही क्या होता है? फील्ड बनी होती है, ऐसे योक पे फील्ड बनी रहती है, और यहाँ पे आर्मेचर होता है बीच में, ठीक ना। तो इस कॉइल का क्या उद्देश्य है? यहाँ पे पढ़िए, देखिए समझ में आएगा अभी। एयर
गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, ये गलत ऑप्शन है, ये सही नहीं है। मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, ये भी सही नहीं है। कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, मतलब किस लिए की जाती है इस पे बाइंडिंग? जो ये पोल है, पोल में से चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण करने के लिए, यानी कि पोल बनाने के लिए, एक शब्दों में चुंबकीय पोल बनाने के लिए, ये एन पोल बनाने के लिए, इधर एस पोल बनाने के लिए ये बाइंडिंग की जाती है। यदि बाइंडिंग नहीं करेंगे तो पोल नहीं बनेगा। जब बाइंडिंग किए रहेंगे तो इसमें डीसी सप्लाई देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पोल बन जाएगा। एन से फ्लक्स निकाल करके इसमें इस तरीके से प्रवेश करेगी। तो इसका सही आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन इसका सही है। टू मैग्नेटाइज द पोल टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो बड़े के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कास्ट स्टील का उपयोग किया जाता है। ठीक ना, कास्ट स्टील का, ढलवा इस्पात का। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए तो डीसी शंट जनरेटर का इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। बैटरी चार्जिंग करने के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए डीसी शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। सीरीज का कहाँ पे यूज करेंगे? बूस्टर के रूप में यूज किया जाता है। और ये डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर, विभेदक यौगिक जनरेटर का यूज कहाँ पे किया जाता है? बिल्डिंग करने के लिए किया जाता है। क्यूमुलेटिव का बहुत दूर सप्लाई भेजना हो तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? डीसी जनरेटर होता है उसमें कंपनसेटिंग बाइंडिंग किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? कंपनसेटिंग बाइंडिंग कहाँ किया जाता है? जो पोल होता है, पोल के ऊपर, पोल शू पे उसकी बाइंडिंग की जाती है। किस उद्देश्य से की जाती है? ऑप्शन देखिए। कठोर कम्यूटेशन कम करता है, मिनिमाइज रफ कम्यूटेशन को कम करने के लिए। बी ऑप्शन है मेंटेनेंस कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के लिए। न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करने के लिए। डी ऑप्शन कौन सा है? डिक्रीज द एक्साइटेशन करंट ऑफ द फील्ड कॉइल। तो इसमें देखिए ये सही आंसर इसका सही हो जाएगा। जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है उसी को कम करने के लिए कंपनसेटिंग बाइंडिंग का यूज किया जाता है, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर में? ठीक ना, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जो यदि शंट फील्ड प्रतिरोध का मान यदि क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर हो जाएगा तो वो जनरेटर वोल्टेज ही नहीं जनरेट कर पाएगा, यानी कि जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाएगा। ठीक ना, वोल्टेज उत्पन्न ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे इस तरह से ये आर्मेचर हो गया हमारा और ये शंट फील्ड हो गई, और इस शंट फील्ड का मान इतना है, ये क्रिटिकल जो रेजिस्टेंस है, क्रिटिकल प्रतिरोध, उससे भी इसका मान अधिक हो गया है। ठीक ना, तो जब अधिक हो जाएगा तो इसमें से जो करंट आएगी तो करंट का मान इसमें कम प्रवाहित हो पाएगी, फ्लक्स ये कम बना पाएगा, और इसमें जो वोल्टेज जनरेट करना था वो नहीं कर पाएगा। ठीक ना, तो विफल हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? आर्मेचर रिएक्शन जो होता है डीसी जनरेटर में, उससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम लोगों ने ऐसे ग्राफ एक पढ़े हुए हैं, इस तरीके से गिरता है, इसको ऐसे जाना चाहिए। ठीक ना, ऐसे जाना चाहिए, इस तरह से गिर जाता है। तो यहाँ पे जो गिरता है उसको आर्मेचर रिएक्शन के कारण गिर जाता है, और यहाँ पे आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप के कारण से वोल्टेज गिर जाता है। ठीक ना, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन के कारण उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंप्लेक्स वेब बाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स पर पोल 0.007 वेबर है।
उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। तो यहाँ पे देखिए दे दिया है, इसमें क्या क्या दिया है। P बराबर कितना दिया हुआ है, 4 पोल दिया हुआ है, और डीसी जनरेटर में कंडक्टरों की संख्या दे दिया है, यानी कि जेड बराबर कितना दे दिया है, 1020 दे दिया है, और कितने आरपीएम पे चल रहा है ए दिया हुआ है, तो एन बराबर 1500 आरपीएम, ठीक ना। और फाई का मान कितना दे रखा है, 0.007 वेबर दे रखा है, ठीक ना। तो ईएमएफ के लिए फार्मूला क्या होता है, उत्पादित ईएमएफ के लिए ई बराबर फाई पी एन जेड अपन 60 होता है। ई बराबर फाई पी एन जेड अपान 60 ए। फाई का मान मालूम है, दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, जेड का मान भी दिया है, ए का मान नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग का जिक्र किया हुआ है। तो सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग के लिए ए का मान जो होता है वो हमेशा 2 होता है। तो यहाँ पे ए का मान 2 रख देंगे, सभी का मान रख के हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.07 इंटू पी का मान 4, एन का मान 1500 आरपीएम, और जेड का मान दे रखा है 1020। इसको रख देंगे अब बटे में 60 इंटू ए का मान रख देंगे 2, फिर इसको क्या कर देंगे हल। तो जब हल करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक ना। देखिए इसको हल करते हैं, गुणा कराया जाता है, उसमें गुणा भाग कितना आ रहा है, जीरो दशमलव कितना है, 0.007 इंटू 2 इंटू 1500 इंटू 1020। तो इंटू करने पे कितना आ गया यहाँ पे 21,420 बटे में 60। अब इससे भाग दे देंगे 60 से, तो 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा 357 आ जाएगा, ठीक ना। 357 ये बोल्ट में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 357 वोल्ट। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन यदि आते हैं तो इस फार्मूले के माध्यम से हम लोग हल कर सकते हैं। और यदि यहाँ पे सिंप्लेक्स की जगह, सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग की जगह पे यदि सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग देगी तो ए का जो मान रखेंगे ए बराबर पी रखेंगे, और पी का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4, तो ए का मान 4 रख देंगे, ठीक ना। ये लैप बाइंडिंग के लिए रहेगा, और ये किसके लिए है, वेव बाइंडिंग के लिए। इतना ध्यान में रखेंगे, इस सूत्र को नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है। बड़े डीसी जनरेटरों में आर्मेचर रिएक्शन होता है, उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता है ये बताना है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कंपनसेटिंग बाइंडिंग का यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। देखिए इसमें प्रभाव क्या पड़ेगा, यदि डीसी जनरेटर है, ठीक ना, उसको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रख देंगे तो जो उसका अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, ये जो हमारा पोल है एन और एस, यदि 2 पोल की मशीन है तो एन एस 4 पोल की रहेगी, तो और इधर पोल बन जाएंगे इस तरीके से 2, ठीक ना। तो ज़्यादा समय तक रख देते हैं तो इसका जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है ना वो खत्म हो जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। लंबे समय तक रखेंगे तो अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देगा। उसको फिर से बनाने के लिए क्या करेंगे, बाहर से डीसी सप्लाई इसको दे देंगे तो ये फिर से सही हो जाता है, ठीक ना। और बाहर से डीसी वोल्टेज कितना देंगे, लगभग 24 वोल्टेज के आसपास दे दिया जाता है, जिससे ये क्या होता है, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को फिर से प्राप्त कर लेता है।
अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 पोल डायनमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। 1000 आरपीएम लैप बाउंड और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 है। फ्लक्स पर पोल 0.064 वेबर है। तो जो जो दिया है उसको लिख लिया जाता है। देखिए यहाँ पे P बराबर क्या दिया हुआ है, 4 पोल दिया हुआ है और ये कौन सी बाइंडिंग है, लैप बाइंडिंग है। तो A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर P होता है तो A बराबर सीधे 4 हो जाएगा। यहाँ N का मान देखिए दे रखा है कितना, 1000 आरपीएम दे रखा है, 1000 लिख लेंगे आरपीएम। कंडक्टरों की कुल संख्या कितना दिया हुआ है, Z बराबर 600 दे रखा है। फाई बराबर कितना दे रखा है, 0.064 वेबर दे रखा है, इसको लिख लेंगे। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, E बराबर फाई पी एन जेड अपान 60A होता है। सबका मान रख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आंसर 0.064 इंटू पी का मान 4 इंटू एन का मान 1000 आरपीएम और गुणते जेड का मान कितना दे रखा है, 600 दे रखा है। बटे में 60 गुणते ए का मान देखिए कितना यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं 4, तो ए का मान यहाँ पे 4 रख देंगे। 4 से 4 ये कट गया, इसमें गुणा भाग करेंगे, आ जाएगा आंसर। देखिए गुणा भाग करते हैं इसमें हम लोग, 0.064 इंटू 1000 इंटू 600 कितना आ गया, 38,400 आ गया। बटे में 60 कर देंगे, 60 से भाग दे दिया जाएगा इसमें। जब 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 640 वोल्ट इसका आ जाएगा आंसर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, डी। ठीक ना। इसमें देखिए ध्यान देने वाली क्या बात है, लैप बाइंडिंग है कि वेव बाइंडिंग है, इसको ध्यान में देंगे। यदि लैप है तो A बराबर P, यदि वेव है तो A बराबर 2। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब समझिए, ये है फील्ड है, एन एस पोल है, ये आर्मेचर है। यदि इसमें से जो फ्लक्स निकल रहा है वो सीधे आकर आर्मेचर को नहीं काट करके इस तरीके से आ रहा है, विकृत हो जा रहा है, इधर उधर छितरा जा रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। जब ये इसको काटेगा ही नहीं, इसके कंडक्टर को, इसमें कोई ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कुछ ही फ्लक्स काटेंगे तो कुछ ही वोल्टेज उत्पन्न होगा, जब पूरा काटेंगे तो पूरा वोल्टेज उत्पन्न होगा। तो इसमें से देखिए कौन सा सही आंसर हो जाएगा। प्रेरित ईएमएफ बढ़ता है, नहीं। प्रेरित ईएमएफ घटता है, बिल्कुल यही घटता है। प्रेरित ईएमएफ क्या होगा, घटने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाता। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। जो डीसी जनरेटर है उसमें बहुत ज़्यादा स्पार्किंग हो रही है, तो किस कारण से स्पार्किंग हो रही है। देखिए ऑप्शन पढ़ा जाता है, फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट। फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होगा तो भारी स्पार्किंग नहीं होगा। ब्रश पे पूछ रहा है और ये यहाँ पे फील्ड में शॉर्ट सर्किट बता रहा है, गलत हो गया। आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, ये भी गलत हो जाएगा। आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट है तो वो क्या हो जाएगा, मोटर जल जाएगी, ओपन सर्किट हो जाएगा, वहाँ पे स्पार्किंग आएगी ही नहीं। सी ऑप्शन देखिए, एमएनए तथा जीएनए का जो पोजीशन है वो बदल गया है, ठीक ना। डी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, ब्रश के रूप में बहुत अधिक स्प्रिंग तनाव। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एमएनए और जीएनए को हमेशा एक पे होना चाहिए, यदि उसकी स्थिति बदलती है
तो होगा क्या, इस तरह से MNA जो GNA है उसको हमेशा 1 पे होना चाहिए। यदि 1 पे नहीं है तो वहाँ पे स्पार्किंग उत्पन्न होती है DC जनरेटर में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चन अगले क्लास में देखा जाएगा। धन्यवाद।